नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी शख्सियत ला रहे हैं जिन्होंने न्यूमिस्मेटिक्स में बहुत ही छोटे कलेक्शन से शुरुआत की है और आज वो इतने बड़े पैमाने पे पहुंचे हैं कि भारत के जितने भी बड़े बड़े कॉइन ऑक्शंस हैं, न्यूमिस्मेटिस्ट हैं, कॉइन कलेक्टर्स हैं, वो सारे आज उनकी सलाह लेते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नागपुर के श्री राजेश सोम कुंवर की। राजेश जी, आपका कॉइन स्टार्स में स्वागत है। राजेश जी, आप कई सालों से न्यूमिस्मेटिक्स में हैं। आपने कई सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, बहुत सारे ऑक्शंस में आप कैटलॉग्स भी बनाते हैं, किताबों में भी आपका प्रदान किया हुआ है। तो हम जानना चाहेंगे कि आप न्यूमिस्मेटिक्स में कैसे आए, आपको न्यूमिस्मेटिक्स कॉइन कलेक्शन का शुरुआत किस तरह से हुई और आपने किस तरह से डेवलपमेंट किया, ये हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, ताकि आपकी ये इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे लाखों कलेक्टर्स, लाखों व्यूअर्स तक पहुँचे और वह भी न्यूमिस्मेटिक्स में एक अच्छा कलेक्शन कर पाएँ, एक अच्छा बिजनेस कर पाएँ, एक अच्छा स्कॉलर भी बन पाएँ। तो राजेश जी, हम जानना चाहेंगे आपकी यह जीवन कहानी जो बहुत ही इंस्पायरिंग है और हम बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी न्यूमिस्मेटिक में शुरुआत 1995 से स्टार्ट हुई। नागपुर में कुछ फॉरेन स्टूडेंट पढ़ने आते थे, जिसमें थाईलैंड के भी स्टूडेंट थे। तो एक एग्जीबिशन में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और उस टाइम में मेरा इंटरेस्ट था कि उनकी करेंसी कैसी रहती वो देखने का था। तो मैंने उनसे बोला था कि मुझे आपकी कंट्री के कॉइन्स या करेंसी नोट वगैरह वो होना है करके। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे अपने हॉस्टल में बुलाया और उन्होंने मुझे थाईलैंड की जो करेंसी थी, कॉइन्स और नोट, वो दिए। तो उससे मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट ये हो गया, इंटरेस्ट आने लगा कि अगर हर कंट्री के अलग अलग कॉइन्स और नोट होंगे तो क्यों ना मैं उसको कलेक्ट करूँ एक्चुअली। तो थाईलैंड के बाद मैंने दूसरे कॉइन्स भी जमा करना शुरू किया, जिसमें अलग कॉइन्स थे, नोट थे अलग अलग कंट्री के। और 1-2 साल के बाद में मुझे मालूम पड़ा कि नागपुर में एक कॉइन की शॉप है, 20th सेंचुरी कॉइन्स करके। तो मैं वहाँ जाने लगा और वहाँ से फिर मैंने अपना थोड़ा फॉरेन का कॉइन का कलेक्शन स्टार्ट किया। धीरे धीरे मैं वो स्टार्ट किया और 96-97 में वहाँ एक एग्जीबिशन हुई थी। तो मैंने थाईलैंड के कॉइन्स डिस्प्ले किया था एग्जीबिट में और वहाँ पे मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था थाईलैंड के कॉइन्स में, वो डिस्प्ले करने के बाद में। तो मेरा इंटरेस्ट और आगे बढ़ गया, तो फिर मैं और धीरे धीरे बाकी कॉइन्स भी कलेक्ट करना स्टार्ट किया। तो 97-98 के बाद में मैं पूरा इंटरेस्ट मेरा न्यूमिस्मेटिक फील्ड में था। राजेश जी, आपने बताया कि आपने सिक्कों की शुरुआत थाईलैंड के और फॉरेन कंट्रीज़ के कॉइन से शुरुआत की और आपने बहुत अच्छे एग्जिबिट भी किया, आपको अवार्ड भी मिला। तो ये तो शुरुआत थी आपकी, लेकिन आप अभी जो जाने जाते हैं वो भारत के प्राचीन सिक्कों के लिए, भारत के मुग़ल सिक्कों के लिए आप एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट की तरह जाने जाते हैं। तो ये फॉरेन कॉइन्स से न्यूमिस्मेटिस्ट बनना, ये सफ़र आपका कैसा रहा और आपने कहाँ इसमें शुरुआत की, क्या क्या आपने स्टडीज़ की और किस तरह आप इसमें आगे बढ़े, ये हम जानना चाहेंगे। नागपुर में 1-2 जगह एग्जीबिशन हुई थी। उस समय मेरी मुलाकात प्रोफेसर चंद्रशेखर गुप्ता सर से हुई थी, जो कि उस टाइम में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मेरा इंटरेस्ट भी था कि मैं भी ये कोर्स करूं, एमए। तो 2000 में मैंने एमए में एडमिशन लिया, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में। तो उसमें देखा एक सब्जेक्ट था न्यूमिस्मेटिक्स, जिसमें एंशिएंट कॉइन्स और मेडिवल कॉइन्स का वो एक पार्ट था। तो मेरा इंटरेस्ट एंशिएंट कॉइन में बढ़ने लगा, थोड़ी रुचि मेरी बढ़ने लगी। तो उसी टाइम में मैंने ब्राह्मी सीखना स्टार्ट किया कि ऑलमोस्ट कॉइन पे ब्राह्मी आती थी, एंशिएंट कॉइन पे, तो मैंने वो ब्राह्मी लिखना स्टार्ट किया। और उसी के साथ मैंने कॉइन्स कलेक्शन चालू किया एंशिएंट का, कि जो कॉइन्स मैं पढ़ सकूँ एक्चुअली। तो वो भी मैंने स्टार्ट किया, कॉइन पढ़ना वगैरह धीरे धीरे। उसके बाद में नागपुर में उर्दू का कोर्स होता है, 3 महीने का कोर्स रहता फ्री। तो मैंने वो कोर्स किया, तो मैं मुग़ल कॉइन्स भी पढ़ना चालू किया और कुछ सल्तनत कॉइन भी पढ़ना चालू किया। उसके बाद में मैंने मोड़ी लिपि का एक कोर्स था वो किया, एक संस्कृत लैंग्वेज का था वो एक कोर्स किया मैंने। तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट एंशिएंट कॉइन में ज़्यादा होने लगा और उसी के साथ
मुगल सल्तनत और प्रिंस स्टेट में वो भी कॉइन पढ़ने लगा, तो मेरी उसमें भी रुचि आ गई। तो वही सब्जेक्ट को फिर मैं आगे डेवलप करता गया। उसके बाद में एमए के बाद मैंने 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स किया म्यूजियोलॉजी में सोलापुर यूनिवर्सिटी से। मेरी इच्छा थी कि मैं म्यूजियम में कभी जॉब करूं करके, लेकिन ये फील्ड में आने के बाद फिर उसके बाद कभी समय मिला ही नहीं। और धीरे धीरे मैं अपनी न्यूमिस्मेटिक की स्टडी में इंटरेस्ट लेने लगा। और उसके बाद 2010 में सबसे पहली बार मुझे मरुधर आर्ट्स के जो प्रोप्राइटर है राजेंद्र मारू जी, उनकी ऑक्शन थी, तो उन्होंने मुझे कंसल्ट किया कि मुझे ऑक्शन कैटलॉग बनाना है। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने उनका पहला कैटलॉग बनाया था 2010 या 11 ऐसा कुछ होगा। तो वहां से मेरा एक अलग प्रोफेशन जो था, यानी एज अ कैटलॉगिंग करना, तो वो मेरा स्टार्ट हुआ 2010 से। मारू ऑक्शन का कैटलॉग बनाने के बाद में मुझे फिर फारूक भाई ने ऑफर किया कि उनका कैटलॉग भी मैं करूं करके। तो उनका भी मैं कैटलॉग बनाने लगा, यानी टोड़ी वाला ऑक्शन करके। उसके बाद में संजय गोसालिया जी का बॉम्बे ऑक्शन था फर्स्ट, तो उन्होंने भी मुझे ही कंसल्ट किया कि मेरा भी कैटलॉग आप बना दो करके। तो ऐसा धीरे धीरे करते करते ऑलमोस्ट जो ऑक्शंस होते हैं इंडिया में, उनका कैटलॉग मैं बनाने लगा। तो अभी मैं टोड़ी ऑक्शन, बॉम्बे ऑक्शन, केडी ऑक्शन, कॉइन वर्ल्ड ऑक्शन, विरासत ऑक्शन और फॉल्कन ऑक्शन, इन सब के मैं कैटलॉग बनाने चालू कर दिया, जो अभी तक कंटिन्यू है कुछ। इसके अलावा मैंने कुछ आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं, जिसमें एक जॉइंट आर्टिकल था मेरा अमोल बनकर के साथ जगतदेव कॉइन्स के ऊपर, जो कि ब्रिटिश म्यूजियम ONS में पब्लिश हुआ है। उसके अलावा कुछ मैगजीन में भी आर्टिकल हुए हैं, जैसे इंडियन कॉइन सोसाइटी है, मुंबई कॉइन सोसाइटी है, ऐसे कुछ सोसाइटी के जो सोविनियर्स आते थे, जर्नल्स आते थे, उसमें भी मैंने आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है। उसके अलावा 2012 में साउथ एशिया का इंडियन एडिशन जो था, उसका अपडेट के लिए मुझे राजेंद्र मारू जी ने ऑफर किया था कि मैं वो कुछ अपडेट करूं करके। उसमें साउथ एशिया में भी मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है। राजेश जी, आपने ऑक्शन कैटलॉग्स भी काफ़ी किए हैं, काफ़ी किताबों में भी आपका प्रदान रहा है, और इसके साथ आप एक न्यूमिस्मेटिक कंसल्टेंट भी हैं। तो आप हमें बताएंगे कि आप किस तरह से कंसल्टेंसी करते हैं? अगर कोई कलेक्टर आपसे जुड़ना चाहे, आपसे आपकी सर्विसेज लेना चाहे, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करे, और आप उसमें क्या क्या उनको हेल्प करेंगे ताकि उनका कलेक्शन बहुत अच्छा कलेक्शन बने? और आप उनको किस तरह एडवाइस करते हैं कि कौन से उनको खरीदने चाहिए या कौन से नहीं खरीदने चाहिए? इसकी जरा हम माहिती जानना चाहेंगे आपसे। पहले मैं कैटलॉगिंग के लिए ऑक्शन हाउस में जाके कैटलॉगिंग करता था, या उनके ऑफिस में पर्सनली वो कॉइन्स में करके वो कैटलॉगिंग करता था। लेकिन अभी कोविड के बाद से मैंने पर्सनली विजिट करना बंद कर दिया हूँ। अभी उनसे मैं फाइल मंगवाता हूँ, वर्ड फाइल में कॉइन्स का पिक्चर रहता है, ऑपर्स एंड रिवर्स, और नीचे में उनका वेट दिया हुआ रहता है। तो वो फाइल आने के बाद ही मैं उस पर वो डिस्क्रिप्शन टाइप करके वापस मैं उनको वो सेंड कर देता हूँ। तो अभी मेरा सिस्टम वही है कैटलॉगिंग का, यानी पर्सनल विजिट करना ये बंद कर दिया है। तो कोई भी मुझे फाइल भेजता है, PDF फाइल भेजो या वर्ड फाइल भेजो, उसमें वो मैं कर लेता हूँ कैटलॉगिंग। तो अभी कोविड के बाद से तो वही चल रहा है, और वो लोग फिर बाद में उसको एडिट वगैरह करके उसको वो अपने फॉर्मेट में वो ले लेते हैं। मैं अपना एक डिस्क्रिप्शन में वो सब डिटेल्स वगैरह डाल के भेज देता हूँ। और नए कलेक्टर के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉइन कलेक्शन करने के पहले अगर आपका कौन से यानी कैटेगरी में इंटरेस्ट है, तो उसके बारे में आप पहले स्टडी कीजिए, बुक्स खरीदीजिए, या तो जो उसके एक्सपर्ट होंगे उनसे आप कंसल्ट कीजिए। क्योंकि आजकल मार्केट में फेक कॉइन भी काफी आने लगे कि जो नए कलेक्टर है वो इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि वो ओरिजिनल है या फेक कॉइन्स है करके। वो एक्साइटमेंट में खरीद लेता है, बाद में पता चलता है कि वो कॉइन डुप्लीकेट निकला, तो जो सेलर रहता है वो रिटर्न लेता नहीं है, तो वो काफी लोगों को अभी नुकसान भी हो रहा है। तो बेटर वो रहेगा कि आप खुद उसमें वो स्टडी कीजिए, दूसरे के ऊपर ये करने के पहले खुद में उसमें स्टडी कीजिए, कॉइन्स हैंडल कीजिए आप
जैसे नासिक इंस्टीट्यूट में जाके आप वहाँ से भी कोर्स कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कॉइन हैंडल करना भी हो जाएगा और वो लोगों के अलग अलग स्क्रिप्ट के ऊपर कोर्स भी होते हैं, तो वहाँ से भी अगर आप कोर्स करते हैं एक बेसिक कोर्स, तो एक आपको आइडिया हो जाएंगी कि यानी कॉइन कैसे रहते हैं, क्या कैटेगरी है, कैसे है, वो दिखते कैसे है, तो उसमें आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा। बाकी तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप अपना इंटरेस्ट से वो कलेक्शन आपको कितना आगे बढ़ाना है, क्या करना है करके। लेकिन नॉर्मल अगर आप स्टार्ट करते हैं तो एंशिएंट कॉइन कीजिए या तो फिर स्टेट कॉइन मुगल कॉमन जो आता है, जिसमें आपका स्टडी भी हो जाएगा और फिर धीरे धीरे आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं कि जैसे आपको आइडिया हो गए तो फिर आप दूसरा कॉइन्स खरीदना चालू कर सकते हैं। लेकिन वही है कि बिना गाइडेंस के अगर आप खरीदेंगे तो आप नुकसान में जाएंगे, क्योंकि अभी हर कैटेगरी में नकली कॉइन बनने लगे हैं जो आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल है। राजेश जी, आप कॉइन स्टार्स के बहुत ही बड़े इंस्पायरिंग स्टार हैं और मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपकी ये स्टोरी सुन के कई सैकड़ों नए कलेक्टर्स रहेंगे, नए न्यूमिस्मेटिस्ट जो बनना चाहते हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो आपका इंटरव्यू देखेंगे, बार बार देखेंगे और आपको दुआ देंगे कि आप उनको बहुत अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ कॉइन स्टार्स में आए और हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी और उन्हें इंस्पायर किया। थैंक यू। अगर आपने कॉइन स्टार्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करिए और पास में लगे हुए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे आने वाले सारे एपिसोड्स की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी और एक नए और रोचक सिक्के की जानकारी लेकर।